अब हम नेक्स्ट मेथड में आते हैं। इस मेथड का नाम क्या है? इनकम मेथड। देखिए, जब कल की क्लास में मैं इसको पढ़ा रहा था, इससे पहले वाली क्लास में, तो मैंने 3 मेथड बताए थे। पहला तो वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा था इनकम मेथड और तीसरा था एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब जो हम स्लाइड देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं इनकम मेथड्स को। किसको देख रहे हैं बेटा? इनकम मेथड्स को। तो इनकम मेथड्स में क्या होता है? इनकम मेथड्स क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं, है ना, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड को। इनकम मेथड क्या है? देखिए, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे, एक चैप्टर था हमारा, तो उसमें मैंने बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर होता है और फर्म होती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को जब सर्विस देती है, फर्म को क्या करती है? अपनी सर्विस देती है, तो उसको कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना। और फर्म उस सर्विस को लेने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर को जब पेमेंट करती है तो उसको क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहलाता है, इसी को हम इनकम मेथड बोलते हैं। क्योंकि जितने भी फैक्टर इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जब फर्म उनको पेमेंट करती है तो उनके पास क्या आती है? इनकम आती है। क्या आती है बेटा? इनकम आती है। और अगर इन्हीं फैक्टर्स की इनकम को हम क्या कर ले? ग्रॉस कर ले, है ना, और उसमें अगर हम जो बात करें हम डेप्रिसिएशन वगैरह की, इन सबको लेस करें तो हमारा नेशनल इनकम काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम काउंट होगा। तो यही है इनकम मेथड। इनकम मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बेस्ड फैक्टर इनकम। किसकी बात कर रहा है बेटा? फैक्टर इनकम। अभी मैंने बताई फैक्टर इनकम क्या हुई, है ना। फर्म जो होती है, अगर हम देखें हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और यहाँ पे होती है फर्म। तो फर्म, अगर मैं देखूं यहाँ पर हाउस होल्ड सर्विसेज दे रही है अपनी किसको? फर्म को। तो ये क्या होगा? फैक्टर सर्विसेज। क्या होता है बेटा? ये फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना। और यहाँ पर फर्म जब इनको पे करेगी, है ना, तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे फैक्टर इनकम, ठीक है ना। इनके लिए पेमेंट है और इनके लिए क्या है? इनकम। हाउस होल्ड के लिए क्या है? ये इनकम है। तो फैक्टर इनकम्स को अगर हम जो रिसीव होती है एवरी इंस्टेंट ऑफ कंट्री प्रोडक्टिव सर्विसेज, जो भी प्रोडक्शन सर्विसेज है ना, उसके लिए जितने भी रेसिडेंट हैं कंट्री के, उनको जो सर्विसेज देने के बदले जो इनकम मिलती है ना, उस पर्टिकुलर ईयर में उस सभी इनकम को जोड़ दिया जाए और उससे अगर हम इकोनॉमी में नेशनल इनकम काउंट करें तो वो क्या हो जाएगा? इनकम मेथड अप्रोच हो जाएगी। कौन सी अप्रोच हो जाएगी बेटा? इनकम मेथड अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो इनकम मेथड अप्रोच को और इजी करने के लिए हम इसको देखेंगे क्या क्या इनकम मेथड के अप्रोच है। तो पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना। अभी हम इसको और भी डीप करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो होता है वो एम्प्लॉयज को मिलने वाला कंपनसेशन, जैसे वेजेस, सैलरी, है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा, तो ये सभी चीजें इसमें आती है जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? एम्प्लॉयज यानी लेबर को। फिर दूसरा होता है ये जो चार हैं, अगर सॉरी यहाँ पे 1 2 और ये 3, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलेंगे बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी और देखेंगे इसमें, है ना। और ये लास्ट वाली क्या है? मिक्स इनकम। तो अगर देखा जाए तो इनकम जो है, पहला तो एम्प्लॉयज की इनकम है जिसको हम बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में हम कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम को देखेंगे, रेंट को देखेंगे, इंटरेस्ट को देखेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे। और मिक्स इनकम में अदर जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनकी इनकम को रखते हैं। और इन सारी इनकम्स को जब आप ग्रॉस करते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो आपको जो इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, है ना। और इस डोमेस्टिक इनकम में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? नेशनल इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी? नेशनल इनकम। क्लियर है? अब आगे चल के एक एक कंपोनेंट जो इसके उसको देख लेते हैं। तो फैक्टर इनकम में क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो पहला जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है कंपोनेंट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहला कंपोनेंट कौन सा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि सीओई रिफर करता है अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एम्प्लॉयर। देखिए, जो एम्प्लॉय होती है ना, उनको जो उनके एम्प्लॉयर हैं वो जो अमाउंट पे करते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, है ना, चाहे वो डायरेक्टली पे करें या इनडायरेक्टली, है ना, इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। क्यों पे करते हैं बेटा? क्योंकि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एम्प्लॉयर को अपनी क्या देते हैं? सर्विस देते हैं।
जिसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, और एम्प्लॉयर उस फैक्टर की क्या करते हैं, सर्विसेज लेने के बाद उसको क्या करते हैं, पे करते हैं। तो ये क्या होता है, फैक्टर पेमेंट होता है, जो एम्प्लॉयज के लिए फैक्टर इनकम हो जाएगा। तो उन सर्विसेज को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। इट इंक्लूड काइंड ऑफ पेमेंट, इसमें काइंड ऑफ पेमेंट और बेनिफिट्स भी आते हैं जो कि एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने एम्प्लॉय को देता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस दे देते हैं, है ना, आने जाने के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस दे देते हैं, रहने के लिए घर की व्यवस्था दे देते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो सर्विसेज है काइंड जो उसको मिल रही है, किसको, एक एम्प्लॉयज को, ये भी इसमें क्या होंगे, काउंट होंगे। किसमें काउंट होंगे बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, है ना। सीयू के 3 एनुअल्स होंगे, वही है पहला वेजेस एंड सैलरी, आपको क्लियर हो गया होगा अभी। कंसिस्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, है ना, डीएनएस अलाउंस, ये सब मिला लो इसमें, तो सैलरी एंड वेजेस में आ जाएंगे। अब आते हैं सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, है ना। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज मिलती है उनके बच्चों को, है ना। रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है, जैसे घर रहने के लिए घर दे दिया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को, है ना। फ्री में कार दे दी जाती है आने जाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में आती है। अब आता है एक लास्ट पार्ट जो कि हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का है, वो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है, देखिए जो एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी से कुछ पैसा, है ना, एम्प्लॉयर क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए काट लेता है और अपने साइड से भी कुछ पैसे उसमें ऐड करके उसको क्या कर देता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर देता है। और ये पैसा एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद मिलता है, जब एक एज के बाद, जैसे 60 साल या 65 साल के बाद जब वो एम्प्लॉय यह होता है रिटायरमेंट लेता है, तो ये सभी पैसे उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसको मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे ग्रेजुटी वगैरह हो गया, पेंशन हो गई। तो वही चीज है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इट कंसिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय सिक्योरिटी। इसमें किसको लिया जाता है, एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इस स्कीम में, है ना, पेंशन वगैरह के लिए जो पैसे डिपॉजिट करता है, उसको हम यहाँ पे एम्प्लॉय की कंपनसेशन यानी कि एम्प्लॉय की इनकम मानते हैं और उसको हम इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, देखिए जो सेकेंड कंपोनेंट है नेशनल इनकम का वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यूज फैक्टर पेमेंट, इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, है ना। क्या क्या आ रहे हैं इसमें, जैसे प्रॉपर्टी से इनकम हो गई, उसमें तो सैलरी और वेजेस की थी। रेंट, आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है या आप कोई किराए पे किसी चीज को रेंट कर दिए हैं और उस पर आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो वो भी आपकी इनकम है, तो रेंट की इनकम आएगी। रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी क्या होता है, देखिए क्या होता है, जो एक पेटेंट होते हैं या एक कॉपीराइट होता है जिस पर किसी ऑनर का एक ऑथराइज्ड होता है, एक ऑनर क्या रखता है, उस पर एक अथॉरिटी रखता है उसके यूज को लेकर। तो जब वो यूज किसी और पर्सन को किया जाता है तो वो सर्विस, उसके यूजेबल सर्विस को क्या कर देता है, रेंट कर देता है, और उस सर्विस को यूज करने वाला सामने वाले यानी जिसके पास उसकी अथॉरिटी है, जिसने उसको कॉपीराइट ले रखा है, उसको वो कुछ पेमेंट पे करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर रॉयल्टी भी है ना। एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो सभी समझते हैं, आप अगर लोन देते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो उस पर आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट को, और इनकम फ्रॉम इंटरप्रेनर्स, इंटरप्रेनर्स की क्या इनकम है, तो इंटरप्रेनर क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन के सभी रिसोर्स को कंबाइन करके प्रोडक्शन करता है और उस पर क्या अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। तो जो प्रॉफिट है वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया। तो इसमें सारी फैक्टर पेमेंट्स को ऐड किया जाता है जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जैसे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, है ना, और इंटरप्रेनर्स के प्रॉफिट से रिलेटेड है। इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब एक एक कंटेंट को इसको समझते हैं। पहला है रेंट। रेंट क्या होता है, तो रेंट इज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, है ना, दैट अराइज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ अ लैंड बिल्डिंग, है ना। किससे होती है, अगर किसी लैंड या बिल्डिंग के आपके पास क्या है, ओनरशिप है, और आपने उसको किसी और पर्सन को यूज करने के लिए दिया है, तो वो जो आपको पेमेंट करेगा
सामने वाला पर्सन, वही आपके लिए क्या है, रेंट। क्या है, रेंट। रेंटल इनकम इंक्लूड बोथ एक्चुअल रेंट एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेट आउट लैंड, है ना, जिसको हम बोलते हैं इम्पुटेड। अभी इसको करते हैं, पहला तो एक्चुअल रेंट समझ लेते हैं। एक्चुअल रेंट कौन सा है, मान लीजिए मेरी कोई एसेट्स है, मेरे पास कोई जमीन है और मैंने उस पर किसी और को यूज करने के लिए लीज पे दे दी, तो उस पर जो पैसा आया रेंट का, वो क्या एक्चुअल रेंट है ना। अब ये इम्पुटेड रेंट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। अब मैं, ये जमीन मेरी है, ठीक है ना, और मैंने इसको किसी और को यूज करने के लिए नहीं दिया, मैंने यहाँ पे कोई वर्क स्टार्ट कर दिया, तो इसका रेंट मेरे को किसी को देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, मैं इसी लैंड की अगर हम बात करें, अगर मेरे पास ये लैंड नहीं होती और मैं किसी और से ये लैंड लेता, तो मेरे को वहां पे इसमें क्या देना पड़ता, रेंट पे करना पड़ता। तो क्योंकि ये लैंड मेरी है, फिर भी मैंने इसमें रेंट नहीं दिया, लेकिन इसकी रेंट की वैल्यू है ना, जो कि ऑनर के लिए है। ऑनर उसको देगा नहीं, लेकिन उसको इकोनॉमिकली काउंट करेंगे, उसी को बोला जाता है इम्पुटेड रेंट। क्या बोला जाता है, इम्पुटेड रेंट, है ना। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्फ ऑक्यूपाइड लैंड, वही है जो मैंने एग्जांपल बताया। तो रेंट की बात करेंगे तो इसमें इम्पुटेड और एक्चुअल दोनों आएगा। एक्चुअल मतलब क्या होता है, आपने अपनी जमीन किसी और को दी है, उससे मिला, और इम्पुटेड रेंट एक्चुअल में आपको रिसीव नहीं होगा, पर वो आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट में है ना। तो आपके नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करोगे, तो वो एज आपके इनकम कैलकुलेट होगा। किस में कैलकुलेट होगा बेटा, रेंट में कैलकुलेट होगा। दूसरा होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी रिफर करता है, देखिए, ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स। क्या होता है, कोई भी सेल्फ ऑन्ड एसेट्स है, उसके जो राइट्स हैं, आप जब उसका यूज किसी और को करने देते हैं, तो वो जो आपको पे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रिफर करता है इनकम और लेंडिंग फंड। किसको लेंड करने पे आती है बेटा, आपके पास पैसा है, आप किसी और को उधार दोगे, तो आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। टू प्रोडक्शन यूनिट, यहाँ पर उस रेंट को लेना है जो प्रोडक्शन यूनिट के लिए दिया जा रहा है ना, यानी कि प्रोडक्टिव सर्विस। एक्चुअल में जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सारी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए है ना। आपने उसको प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए दिया है, तो उससे जो इनकम हो रही है, उसको इनकम मेथड में काउंट करते हैं। किसकी बेटा, प्रोडक्टिव सर्विसेज की। अभी प्रिकॉशन वाले पार्ट में हम इसको और क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, अगर आपने प्रोडक्शन यूनिट को दिया है, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिला वो इंक्लूड होगा। बोथ एक्चुअल एंड इम्पुटेड इंटरेस्ट पॉवर्टी, यहां पर भी देखिए एक्चुअल और इम्पुटेड है ना। अगर हम बात करें इंटरेस्ट कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अनदर, किसी और को आपने लोन दे दिया है ना, प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए। या देखा जाए तो प्रोडक्टिव सर्विस डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय अनदर, है ना। इंटरेस्ट पेड फॉर लोन बाय ए कंज्यूमर टेकन कंजम्पशन एंड इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, ये सब इसमें आएंगी। इम्पुटेड रेंट क्या है, देखिए क्या होगा, इंटरेस्ट क्या है, सेम वही चीज है जो रेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, मेरे पास पैसा है, मैंने किसी और पार्टी को यूज करने के लिए दिया, उसने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। और इम्पुटेड क्या है, मैंने पैसा है और मैंने खुद यूज किया, अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं उसको किसी और से लेता, तो मेरे को वहां पे क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे खुद के पैसे की भी एक इम्पुटेड रेंट इंटरेस्ट वैल्यू होगी। इसको हम क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, इसमें नेशनल इनकम काउंट करने के लिए इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम कंसिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। किसके लिए ध्यान रखना है, प्रोडक्टिव सर्विसेज। इट डज नॉट इंक्लूड पेड बाय द ऑन फर्म टू अनदर इंटरेस्ट पेड, ठीक है। और लोन बाय कंज्यूमर टेकन फॉर द कंजम्पशन, जो कंज्यूमर जैसे कंजम्पशन के लिए लोन लेते हैं, जैसे कोई बजाज फाइनेंस से लोन ले लिया, तो ये सब प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए नहीं है, ये सब किस लिए, कंजम्पशन के लिए। तो वो यहाँ पर नेशनल इनकम में, यानी कि इनकम मेथड में, उसको हम नहीं लेंगे, है ना। और इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ डेट, गवर्नमेंट से जो लोन लेते हैं उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ रिवॉर्ड, है ना। कैसा रिवॉर्ड है, किसके लिए रिवॉर्ड होता है बेटा, तो इंटरप्रेनर के लिए रिवॉर्ड होता है। किस लिए रिवॉर्ड होता है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी कोई इंटरप्रेनर, है ना, प्रोडक्शन के सभी रिसोर्स को एक साथ लाके, है ना, उनसे प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, और उसको एंड में जो सरप्लस मिलता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम देखेंगे, प्रॉफिट को यहाँ पे तीन चीजें को समझना है। पहला कॉर्पोरेट टैक्स गेन भी बोलते हैं इसको, है ना, और डिविडेंड है, और रिटेन्ड अर्निंग। तो उनके ऊपर देखते हैं क्या होता है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, देखिए, टैक्स पेड बाय अ फर्म टू द गवर्नमेंट। टैक्स किसको पे किया जाता है, गवर्नमेंट।
अगर कोई कॉर्पोरेट फर्म गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है फॉर प्रॉफिट अर्न देम पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड तक, तो वे प्रॉफिट अर्न करने के बाद उस पर जो टैक्स आता है वो पे करती है, तो क्या हो जाता है, अगर बिजनेस फर्म पे कर रही है ना, तो वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स, या इसको टैक्स प्रॉफिट बोलते हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट पे दिया जाएगा। फिर आता है दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना, किसके लिए बेटा, शेयर होल्डर्स के लिए। देखिए क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उस कंपनी में शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो जब भी कंपनी को जो प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। तो यहीं पर कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती हैं, जब वो अपने शेयर होल्डिंग्स के लिए शेयर्स को एक रेशियो में क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, है ना। एक होता है रिटेन्ड अर्निंग, इसको हम रिजर्व भी बोल सकते हैं, है ना। ये क्या होती है, इज दैट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि प्रॉफिट से कुछ पार्ट अलग कर लिया जाता है, केप्ट साइड, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। हैंडल द अनसर्टेन सिचुएशन, क्यों अलग किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर कोई अगर अनिश्चितता आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, अनसर्टेनिटीज आ जाए, तो उसको हम इस टाइम क्या कर सके, यूज कर सके। तो रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या होता है, जो आपने अर्न किया उससे कुछ रिटेन कर लेना, कुछ बचा लेना, है ना। तो जो आपने अपनी अर्निंग से कुछ पैसे सेव कर रखे हैं, वही क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग होती है। तो वो रिटेन्ड अर्निंग भी एक टाइप से प्रॉफिट का ही पार्ट है, जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इनकम मेथड में इंक्लूड होगी। किस पे इंक्लूड होगी, ये सारी चीजें बेटा प्रॉफिट का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया है तो इन सब चीजों को नहीं लेना है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम इन सब चीजों को इंडिविजुअल लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूड होते हैं, ये प्रॉफिट के कंपोनेंट है। कौन कौन से प्रॉफिट में आएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि ये सारी चीजें प्रॉफिट से निकली हुई है। रिटेन्ड अर्निंग भी हम प्रॉफिट से ही रिजर्व करेंगे। डिविडेंड कब देंगे, जब शेयर होल्डर्स को कब बांटोगे पैसा, जब फायदा होगा। टैक्स कब दोगे, जब प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स दोगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी कंपोनेंट्स किसके पार्ट होते हैं, प्रॉफिट के पार्ट होते हैं। मिक्स्ड इनकम, देखिए इनकम मेथड का लास्ट जो हम देखेंगे कंपोनेंट्स वो है मिक्स्ड इनकम, है ना। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, मिक्स इनकम क्या होती है, देखिए अभी तक मैंने देखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें हम एम्प्लॉयज की इनकम को ले लेते हैं, सैलरी वेजेस को ले लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो फर्म्स होती हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, प्रोडक्शन के और रिसोर्स ऐसे लैंड हो गया, है ना, कैपिटल हो गया, इंटरप्रेनर हो गया, इन सब के प्रॉफिट को देख लिया हमने, उसकी इनकम को ले लेते हैं। मिक्स इनकम क्या है, देखिए मिक्स इनकम में ना कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आता है, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर आते हैं, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस है, वो सभी चीजें इसमें आती हैं। तो चलिए देखते हैं, इट इज द इनकम जनरेटेड बाय, है ना, बोले जाएगा अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस सच एज स्मॉल शॉपकीपर, छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर हैं, ट्रेडर हैं, ऑन अकाउंट वर्कर, है ना, जो खुद ही काम कर रहे हैं वो है, लाइक फार्मर हो जाएंगे, बार्बर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे बिजनेसमैन, चाय वगैरह बेचने वाले भी इसमें आ जाएंगे, बार्बर हो जाएगा, फार्मर हो जाएगा, है ना। द टर्म मिक्स इनकम, इनको हम किस में काउंट करते हैं, मिक्स्ड इनकम में, है ना। यूज फॉर एनी काइंड ऑफ इनकम विच इज मोर देन वन काइंड ऑफ फैक्टर इनकम एराइज टू सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, है ना, प्रोडक्टिव सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, ये अगर हम बोले कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है जो खुद के लिए काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, फार्मर को ले सकते हैं इसमें, ना, या छोटे मोटे बांस के बर्तन बनाने के काम करने वाले हो गए, छोटी मोटी कुम्हार वगैरह को ले सकते हो, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। तो इन सभी के इनकम को छोटे अनकॉर्पोरेट सेक्टर देखेंगे, इन अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर जैसे बात करेंगे, उन सारे सेक्टर्स की इनकम, रिटेलर होलसेलर्स की इनकम जो बचती है ना, उसको हम किस में रखते हैं बेटा, मिक्स्ड इनकम में रखते हैं। किस में रखते हैं, मिक्स्ड इनकम में, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे इनकम मेथड में हमने कितने कंपोनेंट देखे थे, एक बार फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको मैंने बताया ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा, और मिक्स इनकम जो और भी रेसिडेंट हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन वर्कर भी नहीं है, वेजेस सैलरी भी नहीं मिलती इनको, रेगुलर वर्कर भी नहीं है, उन सब की इनकम को हम किस में रखते हैं, मिक्स इनकम में रखते हैं। क्लियर बेटा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, कल की क्लास में हम इनकम मेथड से रिलेटेड
प्रिकॉशंस को समझेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस क्लास।